Today, Assalamu alaikum. Today is 7th May, and time is 1 p.m. And we are going to discuss about normalization process. So, as you know, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम एक प्रोसेस को, एक टेबल को यूजिंग सम स्टेजेस हम पहले फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म उसमें से उसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस टेबल को सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम एक टेबल को थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा कि उस टेबल को हम इस तरह से 4 टेबल्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, सो ये थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपके पास जो टेबल्स होते हैं उसमें ना पार्शियल डिपेंडेंसी होती है ना उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, और एवरी टेबल जो है उसमें आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर चुकी होती है। सो इसके बावजूद उसमें डेटा रिडंडेंसी होती है, स्टिल अभी उसमें डेटा रिडंडेंसी होती है क्या। सो वो किस तरह से, वो अभी उसकी एग्जांपल लेते हैं क्या। एक होती है बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो इससे कल बात हो रही थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपके पास जो डिपेंडेंसी है कुछ इस तरह से है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं A B C D, और A B जो है इसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, तो की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं C को भी और D को भी। तो रिलेशन जो है उसमें प्राइमरी की जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट्स को, सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मींस के कोई सिंगल की एट्रीब्यूट नहीं है जो किसी सिंगल नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ए जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है, ना ए जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है, ऐसे ही ना बी जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है और ना ही डी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है। तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है, ना सी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है ना डी सी को डिटरमिन कर रहा है। तो नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन इसमें एक रिवर्स केस है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है। तो दिस इज समथिंग स्पेशल कि आप, ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास सपोज ए बी सी ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीनों कैंडिडेट की हों, ठीक है, ये प्राइमरी की का पार्ट बनना चाह रहे हों, ठीक है, और बन भी सकते हैं। तो हम चूँकि मिनिमल प्राइमरी की लेते हैं, तो मिनिमल प्राइमरी की में हम फिर ए बी को चूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास ऑप्शन ये भी था कि हम ए सी को चूज़ करते, ठीक है, लेकिन हमने ए बी को चूज़ कर लिया क्योंकि एक चूज़ तो एक ही करनी है प्राइमरी की। तो उस केस में ये वाला प्रॉब्लम आता है कि ये जो हमारे पास अभी रिलेशन में जो डिपेंडेंसीज हैं, ये बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं, ऑल्दो कि ये थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है ये टेबल, क्योंकि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है। तो बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अगर हमने इसको टेबल को जब कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा। इसमें आप देख सकते हो कि इस टेबल को आपने कुछ इस तरह से चेंज कर देना है। किस तरह से चेंज कर देना है, ए बी सी डी को आपने इस तरह से कंसीडर करना है कि आप प्राइमरी की जो है वो अब ए और सी लेंगे, ठीक है, ए और सी को प्राइमरी की लें, और ये ए और सी दोनों मिलके बी को डिटरमिन कर रहे हैं और सी को डिटरमिन कर रहे हैं। ये ऊपर वाले जो एजेस नजर आ रहे हैं आपको, तो की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं, सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं, तो लिहाजा ये ए सी हमारी प्राइमरी की होगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो सी है अब इस तरफ चला गया है, तो सी अब बी को डिटरमिन कर रहा है, मींस की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, तो ये इट बिकम्स पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, तो नाउ आप इसको पार्शियल डिपेंडेंसी जिस तरह से रिमूव करते हैं उस तरह से आपने इसको रिमूव कर देना है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे रिमूव करते हैं हम, इस पार्शियल डिपेंडेंसी में जो इन्वॉल्व एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका अलग टेबल बनाते हैं। तो आप सी और बी का अलग से टेबल बनाएंगे, ठीक है, और जिसमें सी जो है वो प्राइमरी की होगी, उसमें उसको अंडरलाइन किया हुआ है हमने, ठीक है, और बाकी ए सी और डी ये तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं ये अलग से एक टेबल में आएंगे।
तो इस तरह से आप डिकम्पोजिशन करेंगे फॉर बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन को फॉर्म को रिमूव करने के लिए आप उसको इस तरह से एक टेबल से दो टेबल्स में डिकम्पोज करेंगे। ओके, तो ये थी बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास कुछ डेटा है इस तरह से, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट स्टाफ है, क्लास कोड है, एनरोलमेंट ग्रेड है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपके पास डेटा है। तो इसमें स्टूडेंट आईडी, इसमें कुछ डिपेंडेंसीज इस तरह से हैं। स्टूडेंट आईडी और स्टाफ आईडी जो है ये प्राइमरी की हैं, और क्लास कोड जो है वो स्टूडेंट आईडी को डिटरमिन कर रहा है। स्टूडेंट आईडी और स्टाफ आईडी ये दोनों ले मिलके आप जो है ना ये इसको अपने प्राइमरी की बनाया हुआ है, ठीक है। सो इसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? 125 रिपीट हो रहा है बार बार, तो अकेला ये प्राइमरी की नहीं बनेगा। 2020 दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये अकेला प्राइमरी की नहीं बनेगा। ये एट्रीब्यूट दोनों को मिला देंगे तो ये एक यूनिक टपल बन रहा है। 125 25, 125 20, 135 20, 144 25 और 120 144 20, तो ये यूनिक टपल बन रहे हैं। तो ये इन दोनों को आप प्राइमरी की बना सकते हो। तो इसको हमने प्राइमरी की बना लिया। जब इसको हमने प्राइमरी की बना लिया तो इस टेबल में हमने देखा कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को रिमूव जो है ना वो वायलेट कर रही है। वो क्या? अगर क्लास कोड की बात करें, क्लास कोड जो है वो जो है वो डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट स्टाफ आईडी को। क्लास कोड जो है वो स्टाफ आईडी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 32 4 5 6 के अगेंस्ट 20 आ रहा है, और 32 4 5 की 6 के अगेंस्ट फिर 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी जो डिपेंडेंसी है कुछ इस तरह से है, जिसमें क्लास कोड जो है वो स्टाफ आईडी को डिटरमिन कर रहा है। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट था क्लास कोड, और ये की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है जो कि क्लास स्टाफ है, स्टाफ आईडी है। तो इसको आप उसी तरीके से रिमूव करेंगे। इसको बेसिकली आप इस तरह से रिमूव करेंगे, क्लास कोड को आप प्राइमरी की बना देंगे। तो क्लास कोड जब आप प्राइमरी की बना देंगे और स्टाफ आईडी को प्राइमरी की ना बनाएं, तो फिर आप जो है ना ये इट बिकम्स पार्शियल डिपेंडेंसी। तो क्लास कोड और स्टाफ आईडी का अलग से टेबल बनेगा जस्ट लाइक दैट, जिसमें क्लास कोड जो है वो प्राइमरी की होगा और स्टाफ आईडी जो है नॉन प्राइमरी की होगा। और बाकी स्टाफ आईडी, क्लास कोड और इनरोलमेंट ग्रेड ये अलग से एक टेबल बनेगा। तो इस तरह से आप बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्टिल देयर इज अ डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंट हो रहा था इसमें। 125 बार बार आप ऐड जो है ना स्टोर कर रहे थे, 2020 बार बार आप स्टोर कर रहे थे, ठीक है। 32 40 456 ये बार बार आप स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेटा रिडंडेंट है इसमें स्टिल। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद भी डेटा रिडंडेंट है, तो उसको वो बेसिकली बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की वजह से था। तो बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को हमने इस तरह से रिमूव किया। तो इसके बाद एक और डिपेंडेंसी होती है जिसको हम फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होते हैं। अगर आपका डेटा जो है वो बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में भी है, स्टिल उसमें डेटा रिडंडेंसी हो सकती है। वो होती है फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के केस में उसको कहते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से होती है कि मैं इसकी एग्जांपल जो है दूसरी पीडीएफ फाइल से देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ फाइल मैंने ओपन की हुई है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ।
सो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी है वो आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये आपके पास सपोज टेबल था, ये टेबल था आपके पास। तो इस टेबल में जब आपने डिपेंडेंसीज थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दी आपके पास, ठीक है, तो टेबल आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से बना। टेबल आपके पास कुछ इस फॉर्म इस तरह से बनता है। ये वाला टेबल जो है कोर्स है, टीचर है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि फिजिक्स जो है उसके अगेंस्ट दो प्रोफेसर आ रहे हैं, ठीक है, और मैथ जो है उसके अगेंस्ट जो है वो दो प्रोफेसर आ रहे हैं, एक प्रोफेसर आ रहा है। और फिजिक्स के अगेंस्ट जो है वो दो टेक्स्ट आ रहे हैं, बेसिक मैथ है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स है, और फिजिक्स के अगेंस्ट ही बेसिक मैकेनिक्स और वेक्टर एनालिसिस और अलजेब्रा आ रहे हैं। ओके, तो इस टेबल को जब आप गौर से इसको जब आप टपल फिल करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो फिजिक्स पहला पहला टपल होगा फिजिक्स प्रोफेसर ग्रीन और बेसिक मैकेनिक्स। तो ये एक जो है ना वो टपल होगी पहले। दूसरी टपल होगी फिजिक्स प्रोफेसर ब्राउन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा जो है ना इस टेबल में स्टोर होगा। तो जब आप इसके ऊपर सारी की सारी जो है वो डिपेंडेंसीज रिमूव कर दोगे आप, तो ये बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होगा। ये टेबल ऑलरेडी बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो हमारे पास टेबल है, ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट करती है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ये होती है कि एक एट्रीब्यूट में एक वैल्यू जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट में दो डिफरेंट वैल्यूज को या दो से एक से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज को कंटेन कर रही होती है। ठीक है, जैसे फिजिक्स है उसके अगेंस्ट प्रोफेसर ग्रीन आ रहा है, तो प्रोफेसर ब्राउन आ रहा है। ओके, और मैथ्स है तो मैथ्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोफेसर ग्रीन आ रहा है और दूसरे प्रोफेसर भी आ सकते हैं। ये मैथ है तो मैथ के अगेंस्ट भी तीन डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, बेसिक मैथ, वेक्टर एनालिसिस, अलजेब्रा। और फिजिक्स है, फिजिक्स के अगेंस्ट दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ओके, सो ये जो डिपेंडेंसी है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो इसकी एग्जांपल यहाँ पे कुछ इतनी अच्छी नहीं मुझे मिली अभी तक। आप इसको जो है ना इसको सर्च आउट करें और इसको देखें कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की एग्जांपल क्या है, और उसको फिर रिमूव करने की कोशिश करें। वो प्रोसीजर बताएगा कि आपको किस तरह से इसको रिमूव करना है। तो एक तो ये टॉपिक था, ये फर्स्ट फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से एक टेबल को आप फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक आप उसमें उसको नॉर्मलाइज करते हो। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ थी कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है, आपके पास डेटा नहीं है और आपको सिर्फ डिपेंडेंसीज दे दी जाती हैं, जैसे कि ये ए बी जो है वो मिलके सी को डिटरमिन कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये एग्जांपल है, सी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है और बी डी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है। अगर आपको इस तरह से डिपेंडेंसीज दे दी जाती हैं खाली, तो आपको कहा जाता है कि आपने इसमें से प्राइमरी की जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, या आपने उसको देखना है कि कोई ये नेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट जो है वो ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो आप किस तरह से करोगे, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपके पास गिवन है और उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइमरी की होगी आपके पास। ओके, सो ये आप किस तरह से करोगे। इसको करने से पहले आपको 5 रूल्स का पता होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज हैं उनका आपको पता होना चाहिए, तो तब आप ये कर सकते हो। तो वो 5 रूल कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस दोज रूल्स। सो फर्स्ट रूल है रिफ्लेक्सिटी। रिफ्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि इफ अगर आपके पास एक y एट्रीब्यूट है वो सबसेट है x का, सो देन जो x है वो डिटरमिन कर सकता है y को। मींस हमारे पास हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एक सिटी एट्रीब्यूट है, एक मेजर एट्रीब्यूट है। तो सिटी एट्रीब्यूट और मेजर एट्रीब्यूट दोनों मिलके सिटी एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकते हैं। क्यों? पहली तो चीज़ ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो होती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है, मैं पेंट के ऊपर इसकी एग्जांपल देता हूँ।
कि एवरी जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो सेल्फ डिटरमिन्ड होता है। सेल्फ डिटरमिन्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशन है इस तरह से, उसमें कोई 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। ए बी सी डी देन ई। तो ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब ए जो है वो ए को डिटरमिन कर सकता है। ए कैन डिटरमिन, कैन डिटरमिन के लिए हम एरो ऑपरेटर एरो सिंबल यूज करेंगे। ए कैन डिटरमिन ए, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन जो है ये चीज ट्रू है, ठीक है। बी कैन डिटरमिन बी, ठीक है, ये चीज बाय डेफिनेशन ट्रू है। सी कैन डिटरमिन सी एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये बाय डेफिनेशन जो है ट्री की एवरी एलिमेंट इज सेल्फ डिटरमिन्ड, ये सेल्फ डिटरमिन्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ डिटरमिन्ड होता है, ओके। अब अगर ए जो है वो ए को डिटरमिन कर सकता है, ठीक है, सो जो फर्स्ट रूल है वो है रिफ्लेक्सिटी। रिफ्लेक्सिटी का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास y जो है वो एक सबसेट है x का, ठीक है, और x जो है, देन x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है। y क्या है? x का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है, तो x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि b जो है, b इज अ सबसेट ऑफ ए बी, इज इट ट्रू? अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो सबसेट जो है वो ए जो है वो सबसेट है ए बी का, यस, तो ये भी चीज़ ट्रू है, ये भी चीज़ ट्रू है, ओके। तो अगर बी जो है वो सबसेट है ए बी का, देन ए बी कैन डिटरमिन बी, यस, ये हमारे पास सिंपल एक रूल है, ए बी कैन डिटरमिन बी, ओके, और ए बी कैन डिटरमिन ए एज वेल। तो ये एक रूल है जो आपने याद रखना है। मीन्स अगर ये वो जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू का सबसेट है, ठीक है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू, ये जो रूल है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ए बी जो है वो दो बी को डिटरमिन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बी जो है वो सेल्फ डिटरमिन कर सकता है इसको, अपने आप को। बी जो है वो बी को डिटरमिन कर सकता है और ए जो है वो ए को डिटरमिन कर सकता है। तो उसके साथ अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर लगाएंगे, बी जो है वो बी को डिटरमिन कर सकता है, सिंपल। ये रूल हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का रूल होता है। तो अगर बी के साथ कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा देंगे, बी प्लस एट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो बी एक्स प्लस एट्रीब्यूट करने से बी, हम इसको बी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। मींस बी के साथ कोई और एट्रीब्यूट लगा दें, ए लगा दें, ए बी कैन आल्सो डिटरमिन बी एट्रीब्यूट, ओके। ए बी सी कैन ऑल बी सी कैन डिटरमिन बी, क्यों? क्योंकि जब बी जो है वो बी को डिटरमिन कर सकता है, तो बी के साथ कोई और बी प्लस एट्रीब्यूट्स जो है वो भी उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये बी प्लस एट्रीब्यूट्स हैं। ये बी प्लस एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि बी के साथ कोई भी एट्रीब्यूट लगा दें, और एक लगा दें, दो लगा दें, ए बी सी कैन डिटरमिन बी। तो ये आपको पता चल गया कि ये एक रूल है, तो जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। इसको मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास एक वाई एट्रीब्यूट है, ठीक है, और वाई एट्रीब्यूट जो है वो एक्स का सबसेट है, देन एक्स जो है वो वाई को डिटरमिन कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और भी दो और प्रॉपर्टी है, एक होती है ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑगमेंटेशन, सेकंड नंबर पे। ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि इफ एक्स जो है वो वाई को डिटरमिन कर रहा है, तो देन ऑगमेंटेशन का मतलब है कि हम इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट लगा सकते हैं दोनों साइड पे, तो उसको हम ऑगमेंटेशन कहते हैं। एक्स जी, सपोज आप कह सकते हो एक्स जी कैन डिटरमिन
वाई जी, इसको कहते हैं ऑगमेंटेशन। एक एक्स्ट्रा जो एट्रीब्यूट हमने दोनों साइड पे अपेंड कर दी है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, ठीक है। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है एंड y जो है वो z को डिटरमिन कर सकती है, देन x जो है वो z को डिटरमिन कर सकता है। मींस इनडायरेक्टली अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है और y जो है वो z को डिटरमिन कर सकता है, तो ऑब्वियसली x जो है वो z को डिटरमिन कर सकता है। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव रूल है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल किसी दूसरी वेरिएबल को डिटरमिन कर रहा है और दूसरा वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल को डिटरमिन कर रहा है, तो पहला वेरिएबल जो है वो तीसरे वेरिएबल को डिटरमिन कर सकता है। या अगर आपके पास ये दो रूल्स हैं इस तरह से, ठीक है, तो दूसरे रूल में आप x की वैल्यू को y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो, y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो x के साथ, ठीक है। क्यों? इसका मतलब है कि इस रूल का मतलब ये है कि y को आप रिप्लेस कर सकते हो x के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे y आएगा आप उसको x के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोर वाली, वो हमारे पास है यूनियन की। यूनियन का मतलब ये है कि अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर रहा है एंड x जो है वो z को भी डिटरमिन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि x इज डिटरमिनिंग बोथ y z। ये यूनियन की प्रॉपर्टी है, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली, ठीक है, वो है हमारे पास डीकम्पोजिशन की। ये यूनियन का रिवर्स है डीकम्पोजिशन। अगर x जो है वो y z को डिटरमिन कर रहा है, तो x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है सेपरेटली एंड x जो है वो z को डिटरमिन कर सकता है, ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर पहला जो y जो है वो सबसेट है x का, यानी कि y जो है वो x का सबसेट है, तो x उसको डिटरमिन कर सकता है। मीन x एक लार्जर सेट है, एक बिगर सेट है y से, तो y बिगर सेट हमेशा छोटे सेट को डिटरमिन कर सकता है, ओके। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो रूल है वो आर्गुमेंटेशन है। अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम दोनों साइड पे एक सेम सिंबल दें, सेम एट्रीब्यूट अपेंड कर देंगे, तो वो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एक्स जी जो है वो वाई जी को डिटरमिन कर रहा होगा, ओके। सो एक्स वाई, अगर एक्स जो है वो वाई को डिटरमिन कर रहा है और वाई जो है वो जी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। सो अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर रहा है और y जो है वो z को डिटरमिन कर रहा है, तो x जो है वो इनडायरेक्टली z को डिटरमिन कर सकता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर x जो है वो y को डिटरमिन कर रहा है और x जो है वो z को डिटरमिन कर रहा है, दोनों को, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो y z को डिटरमिन कर रहा है, ओके। और नेक्स्ट है कि अगर x जो है वो y z को डिटरमिन कर रहा है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आर्गुमेंटेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनियन की। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डीकम्पोजिशन की, ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने यूज करनी है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो लेट्स सी द क्वेश्चन इज, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि
ए बी कैन डिटरमिन सी एंड सी कैन डिटरमिन डी एंड बी डी कैन डिटरमिन ई। ठीक है, अगर ये आपके पास डिपेंडेंसीज हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स डज नॉट फंक्शनली डिटरमिन ई, ये हमने देखना है कि हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, हमने उसकी बेस पे दिखाना है, बताना है कि क्या ए सी डी जो है ये ई को डिटरमिन कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या ए बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या बी जो है बी ई जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है कि नहीं कर सकता। और ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं इसके एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो लिख लें, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखनी है अपने पास। ए बी कैन डिटरमिन सी, ये मैं लिख देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। ए बी कैन डिटरमिन सी, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ठीक है, सी कैन डिटरमिन डी, बी डी कैन डिटरमिन ई, ओके। तो ये जो ये है, ये डिपेंडेंसीज जो है गिवन है क्वेश्चन वन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपने ये होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें ये ए बी कैन डिटरमिन सी, सी कैन डिटरमिन डी और बी डी कैन डिटरमिन ई, ये तीन जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो गिवन है। आपने बताना है, फॉर एग्जांपल बी पार्ट में सॉल्व करता हूँ या सी पार्ट सॉल्व करता हूँ, बी ई सॉल्व करता हूँ कि बी ई जो है क्या ई को डिटरमिन कर रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका आपने आंसर देना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ये तो बाय डेफिनेशन ट्रू है। अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू रूल वन। ठीक है, अगर हम रूल वन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि ये y जो है हमारे पास, इसको हम अगर x कंसीडर करें, ये हमारा x है। ठीक है, और ये हमारा y है। ठीक है, और y जो है चूंकि हमारा सबसेट है, y इज अ सबसेट ऑफ x। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि e जो है वो सबसेट है हमारे पास be का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो y को डिटरमिन कर सकता है, x y को डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास जो है वो बी ई है और y हमारे पास e है। तो ये इसका आंसर है यस। ठीक है, तो इसका आंसर यस कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हो कि यस ये चीज़ जो है वो ट्रू है, इसको ये डिटरमिन कर सकता है ई को। तो ये पहले वाला जो इसमें नॉट वाले में ये चीज़ नहीं आएगी। हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो डज नॉट फंक्शनली डिटरमिन ई, वो ई को डिटरमिन नहीं कर रहे हैं। इनमें से कौन से ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम बी सी की बात करें, सेकंड है बी सी, क्या बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर रहा है, ये हमने ये चीज़ देखनी है। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज जो है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये गिवन है। ठीक है, हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है। इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आप, बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर रहा है। आप इसमें इन रूल्स में से देखिए, इन डिपेंडेंसीज में देखें कि ई जो है वो किससे डिटरमिन हो रहा है। तो ये वाला जो रूल है इससे ई जो है वो डिटरमिन हो रहा है। ठीक है, तो इस रूल को आप यहाँ पे मेंशन कर लें, बी डी कैन डिटरमिन ई। ओके, सो बी डी कैन डिटरमिन ई, ये हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि क्या बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये देखें हमने किसी तरीके से बी डी को बी सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमने बी डी जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है, ये तो गिवन है। हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमने किसी तरीके से बी डी को कन्वर्ट करना है हमने बी सी में। ठीक है, तो बी डी को बी सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम डी को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो क्या डी को
सी से रिप्लेस करने का कोई मेथड है? यस है। यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है कि सी कैन डिटरमिन डी। सी कैन डिटरमिन डी का मतलब ये है कि डी कैन बी रिप्लेस्ड, डी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी। जब भी आपको ये वाला रूल मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड पे होता है एट्रीब्यूट, वो लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में ये है कि अगर सी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है और डी जो है वो किसी और को डिटरमिन कर रहा है, तो हम इसको इसको हम बेसिकली कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी से, ठीक है, तो इट बिकम्स दिस। तो असल में ये हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये हमें फिर ये इंश्योर हो जाएगा कि ये बी सी जो है वो डिटरमिन कर सकता है ई को। इसका आंसर है यस, ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरह से है ये कि मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये मैंने दो प्रॉपर्टीज को यूज़ किया है, ठीक है, दो रूल्स को यूज़ किया है और मैंने उसको बताया कि ये क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इससे चेक करना है कि बी सी कैन डिटरमिन ई और नॉट, ओके। तो बी सी जो है, और आप यहाँ पे मेंशन करें कि बी सी जो है वो जो पहला रूल है वो ये है कि जो जो ई को डिटरमिन कर रहा है वो है बी डी। तो बी डी कैन डिटरमिन ई, ओके। अब बी डी को कोई डिटरमिन कर सकता है? यस। अगर हम डी की बात करें तो डी कैन बी डिटरमिन बाय सी। तो डी को हम सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी सी कैन डिटरमिन बी डी और बी डी कैन डिटरमिन ई। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बी सी कैन डिटरमिन सी बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो इसका आंसर जो है वो ये है यस, ओके। तो नेक्स्ट मैं एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ये है कि ए बी सी क्या डिटरमिन कर सकता है ई को, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन लेता हूँ। ए बी कैन डिटरमिन, ए बी सी कैन डिटरमिन ई और नॉट, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बी सी जो है वो ई को डिटरमिन कर सकता है, ठीक है। ये मैं दोबारा से यहाँ से देख सकते हैं हम इस तरह से कि किस तरह से ई जो है वो डिटरमिन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही रूल है जो कि ई को डिटरमिन कर रहा है, बी डी कैन डिटरमिन ई। इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। और डी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो डी को आप सी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और ऑगमेंटेशन रूल, अकॉर्डिंग टू ऑगमेंटेशन रूल जो है आप ए दोनों तरफ लिख लें, ठीक है, ए इस तरफ भी लिख लें, ठीक है। ऑगमेंटेशन रूल जो है वो सेकंड वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ए कैन बी दिस एंड ए कैन बी दिस। लिख लिया आपने, ऑगमेंटेशन कर ली। जब आपने ऑगमेंटेशन कर ली तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि ए बी सी कैन डिटरमिन ई और ए बी सी कैन डिटरमिन ए। तो यहाँ पे हमने पहला जो ये गिवन था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी गिवन थी। और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो रूल अप्लाई किया था ये हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अप्लाई की थी, यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने रूल नंबर 2 अप्लाई किया है ऑगमेंटेशन का, ठीक है। और यहाँ पे हमने रूल नंबर 5 अप्लाई किया है डीकम्पोजिशन का। तो जिससे हमने वेरीफाई किया है कि यस ए बी कैन डिटरमिन ई, यस इट इज ट्रू, ओके। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से अगर आपको सिर्फ डिपेंडेंसीज दे दी जाएं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच एट्रीब्यूट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अदर एट्रीब्यूट्स, अदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और नॉट, ओके। तो इनको इस तरह से फाइंड करने का मकसद क्या है? इनको फाइंड करने का मकसद जो है वो किस तरह से है, अगर आपके पास जो है वो इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, तो
आपने उनसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्राइमरी की कौन सी है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कंसीडर करते हैं, और उसमें वो पूछता है कि ये आपके पास कीज हैं, और इन कीज की बेस पे ये डिपेंडेंसीज हैं, इनकी डिपेंडेंसी की बेस पे आपने कीज फाइंड करनी है। कीज फाइंड करने का मतलब है प्राइमरी की आपने फाइंड करनी है। तो एक रिलेशन में मल्टीपल प्राइमरी कीज हो सकती हैं, तो आपने सारी की सारी कीज जो है वो फाइंड करनी है, तभी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कीज फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो मैं ये सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो प्राइमरी की फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में जो मैंने फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो मैंने नहीं सॉल्व किया, वो आपने सॉल्व करना है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो डी कैन डिटरमिन सी। तो मैं पहली जो डिपेंडेंसीज हैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी कैन डिटरमिन सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डी कैन डिटरमिन सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है सी ई कैन डिटरमिन ए। सी ई कैन डिटरमिन ए, तो ये सेकंड डिपेंडेंसी है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो डी कैन डिटरमिन ए। डी कैन डिटरमिन ए, ये एक प्रॉपर्टी है। और एक रूल है मेरे पास, ए ई कैन डिटरमिन डी। ए ई कैन डिटरमिन डी। तो ये मेरे पास 4 डिपेंडेंसीज हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। अब मैंने कीज फाइंड करनी है। कीज फाइंड करने का मतलब क्या है। कीज फाइंड में आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन में एट्रीब्यूट्स कितने हैं, और रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हमारे पास 5 हैं, ए बी सी डी ई। आपके पास ए बी सी डी ई, ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। तो आपने बेसिकली जो कुछ आपने कुछ इस तरह का रूल फाइंड करना है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जो होंगे इस साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे कुछ राइट साइड पे होंगे, ठीक है। और वो सारे के सारे जो पांचों के पांचों ये एट्रीब्यूट्स हैं ये उस रूल में होने चाहिए, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्लोजर ऑफ सेट या क्लोजर ऑफ रिलेशन। जब क्लोजर ऑफ रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं लेफ्ट साइड पे हो सकते हैं, कुछ राइट पे हो सकते हैं। तो जो लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपकी की होगी, ठीक है, क्योंकि वो डिटरमिन कर रहे होंगे दूसरे एट्रीब्यूट्स को। तो एक्सेल में जो होता है ये है कि जो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा होता है, तो ये की एट्रीब्यूट होता है, ये नॉन की एट्रीब्यूट होता है, ओके। तो अब इस तरह से हम जो है वो इसको वेरीफाई करते हैं, इसको डिटरमिन करते हैं कि कीज जो है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट रूल है डी कैन डिटरमिन सी, ठीक है, ये मैंने एक रूल लिख लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो ये एक डिपेंडेंसी है, और एक डिपेंडेंसी है डी कैन डिटरमिन ए, ठीक है। तो बाय रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, यूनियन। तो यूनियन जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूँ कि डी कैन डिटरमिन सी ए, ओके। तो इस फोर्थ रूल के अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूँ कि अगर डी जो है वो सी को भी डिटरमिन कर सकता है, डी जो ए को भी डिटरमिन कर सकता है, तो डी जो है वो दोनों को डिटरमिन कर सकता है। क्या इसमें पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स हैं इस रूल में, नो, ठीक है। तो ये अभी क्लोजर ऑफ रिलेशन जो है वो नहीं हुआ, इसमें हमारे पास डी एट्रीब्यूट मिसिंग है और ई एट्रीब्यूट मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रूल में कहीं पे भी बी नहीं है, ना बी जो है वो डिटरमिन कर रहा है, ना बी जो है वो डिटरमिन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो कि ना को बी ना डिटरमिन कर रहा हो ना डिटरमिन हो रहा हो, ठीक है, तो उसको आप एगमेंटेशन रूल के साथ उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑगमेंटेशन रूल अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर जो है वो ऑगमेंटेशन रूल का इनके सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली डी दोनों तरफ ऐड कर दें आप, बी डी कैन डिटरमिन ए बी सी। आप कोशिश करें कि आप जो है ना ऑर्डर में लिखें, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी।
तो बी डी कैन डिटर्मन ए बी सी, ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ऑगमेंटेशन रूल है, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि बी का जो है ना वो ना तो डिटर्मन कर रहा है ना हो रहा है। तो अब ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि ना डिटर्मन कर रहा है ना हो रहा है, तो आप उसको ऑगमेंटेशन रूल से ऐड कर सकते हो इस तरह से, ओके। अब ई एट्रीब्यूट रह गया। ई एट्रीब्यूट नहीं है, ना तो इस साइड पे है ना इस साइड पे है, ठीक है। तो ई एट्रीब्यूट जो है वो, अगर अब एक एट्रीब्यूट आप अगर एक एट्रीब्यूट अपने आप को ही डिटरमिन कर रहा है, जैसे कि बी जो है वो बी को ही डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो आप इस साइड से उसको जो है ना वो रिमूव कर दें, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखें कि बी डी कैन डिटरमिन ए सी, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, ओके, डीकम्पोजिशन रूल अकॉर्डिंगली। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ जो है वो आप एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वो डिटर्मिन कर रहा है तो वो डिटर्मिन कर रहा है वो उस तरफ ही रहेगा, वो डिटर्मिन हो रहा है ये तो बाय डिफॉल्ट है कि एवरी एट्रीब्यूट इज सेल्फ डिटर्मिन्ड। तो बी अगर इस तरफ है और बी इस तरफ है तो इस तरफ बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे पास जो है वो कुछ, हमारे पास जो रूल है वो कुछ इस तरह से है कि बी डी कैन डिटर्मिन ए सी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ई मिसिंग है। तो अगर आप इसमें से ई अगर आप देखें तो ई जो है वो कोई भी उसको डिटरमिन नहीं कर रहा। ई डिटरमिन बाय सेल्फ ई डिटरमिन कर रहा है दूसरों को, लेकिन ई को कोई भी डिटरमिन नहीं कर रहा। तो ई जो है वो आप ऑगमेंटेशन कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो जब आप ई जो है वो दोनों साइड पे ऑगमेंटेशन करेंगे तो बी डी ई बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 दोबारा लगा दें आप, ठीक है। ई भी जो है वो किसी से डिटरमिन नहीं हो रहा, तो ये आप जो है ना दोनों तरफ ई लगा दें। तो दोनों तरफ आप जब ई लगाएंगे तो इस तरफ ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ई जो है वो दोनों तरफ होगा। तो आप उसको डिकम्पोज कर सकते हैं रूल नंबर 5 के साथ। तो ई एवरी एट्रीब्यूट इज सेल्फ डिटरमिन्ड, तो ई यहाँ तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास रूल है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये इट इज क्लोजर रिलेशन। क्लोजर रिलेशन का मतलब ये है कि इसमें ये पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आ गए हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स जो डिटरमिन कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो इस तरफ एट्रीब्यूट्स होंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये आपकी की एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो आपकी जो कीज हैं वो है आपके पास, जो की है आपके पास वो बी डी ई है, ओके। ये आपके पास की एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। और जो आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो ए सी हैं। अब अगर की एट्रीब्यूट्स बी डी आपके पास की एट्रीब्यूट है तो बी डी प्लस जो है वो भी आपके पास की एट्रीब्यूट्स होंगे। बी डी ई के साथ अगर कोई आप और भी एट्रीब्यूट अपेंड कर देंगे तो वो आपके पास की एट्रीब्यूट ही होगा। ये मिनिमल की है, उसके साथ अगर आप और एट्रीब्यूट अपेंड कर देंगे तो वो भी एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आप इसको इस तरह से लिखने के बजाय आप बी डी प्लस लिखेंगे। बी डी प्लस लिखने का मतलब ये है कि बी डी ई के साथ कोई और एट्रीब्यूट ऐड कर दें तो वो भी आपकी प्राइमरी की बन सकती है, लेकिन वो मिनिमल प्राइमरी की नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ये बी डी ई ए बन सकता है आपके पास, इसके साथ बी डी ई आप सी भी लगा सकते हैं। तो ये है बी डी ई प्लस, तो ये आपके पास की एट्रीब्यूट है। इसके अलावा इसमें और भी प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और रूल चूज कर लेता, ठीक है, तो वो फिर मेरे पास वो एट्रीब्यूट्स जो है कुछ और इस तरह से बन सकते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, सो हमारे पास कोई और भी की बन सकती है, वो किस तरह से बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सी ई, सी ई कैन डिटरमिन ए, ये ए को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर सी ई जो है वो ए को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, और अगर हम इसके साथ एक और रूल अप्लाई करें, अ,
ये वाला रूल लेते हैं, ए ई कैन डिटरमिन डी। ए ई जो डी को डिटरमिन कर रहा है, ओके। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली ए ई जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है, और ये रूल आप देख सकते हैं डी कैन डिटरमिन सी, ठीक है। तो अगर ए जो है वो डी को, ए ई जो डी को डिटरमिन कर सकता है और डी जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है, तो ए ई जो है वो सी को डिटरमिन कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर ए ई जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है और डी जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो देन ए ई जो है वो सी को डिटरमिन कर सकता है, ओके। तो ये हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है रूल नंबर 3 के अगेंस्ट। रूल नंबर 3 अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3 में अगर ए ई जो है डी को डिटरमिन कर सकता है, तो ए ई कैन ऑल्सो डिटरमिन सी। वो जो हमने देखा था कि अगर जो लेफ्ट साइड वाला, जो राइट साइड वाला एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो सी जो है सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी। तो सी को हमने डी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये उल्ट हो गया हमारा, रिवर्स हो गया थोड़ा सा। ये इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई नहीं होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह से अप्लाई नहीं होगी, ये गलत है। अगर मैं पहले वाला रूल लूँ, सी ई कैन डिटरमिन ए, इसको ही मैं अगर लेता हूँ, सी ई कैन डिटरमिन ए, और ए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास आई थिंक इसमें एक ही प्राइमरी की बनेगी, अगर भी और बनेगी तो आप देख लेंगे उसको, ये इसके में और प्राइमरी की बनती है या नहीं बनती। लेट मी चेक। सीई जो है अगर ए को डिटरमिन कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है ऑगमेंटेशन रूल अप्लाई करें। ऑगमेंटेशन रूल का मतलब ये है कि अगर सीई जो है वो ए को डिटरमिन कर रहा है, तो ई दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, सीई कैन डिटरमिन ए ई। ऑगमेंटेशन का रूल अप्लाई करें उसके ऊपर, रूल नंबर 3, ठीक है। तो उसके बाद ए जो है वो डिटरमिन कर सकता है डी को, दिस प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसके ऊपर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है, सॉरी, ऑगमेंटेशन रूल का जो है वो रूल नंबर 2 है, और इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सी कैन डिटरमिन ए और ए कैन डिटरमिन डी, तो देन सी कैन डिटरमिन डी एज वेल। तो ए तो पहले डिटरमिन कर ही रहा था, ठीक है, अब वो डी को भी डिटरमिन कर सकता है। तो डी, सी कैन डिटरमिन ए और सी कैन डिटरमिन डी एज वेल। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, यूनियन, इन दोनों को यूनियन कर लें। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, सी कैन डिटरमिन बोथ ए ई एंड डी। ओके, अब यू नो के बी, अब यू नो के बी, ये अभी क्लोजर नहीं हुआ। क्लोजर का मतलब ये है कि क्लोजर ऑफ सेट रिलेशन नहीं हुआ, इसमें बी मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो चूंकि ई जो है हमने इस तरफ लिखा हुआ है ई, तो ई को आप एक साइड पे लिखेंगे, ई जो है वो डिटरमिन राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सो अब चूंकि बी मिसिंग है, तो बी ना तो डिटरमिन कर रहा है ना हो रहा है, तो बी को आप ऑगमेंटेशन रूल के साथ दोनों की तरफ ऐड कर देंगे। तो इस तरफ आप ऐड कर देंगे, इस तरफ ऐड करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, ऑगमेंटेशन रूल के थ्रू। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्राइमरी की आएगी वो ये होगी बी सी। बी सी ई ऑफ की जो है वो ऑल्सो इट इज अ प्राइमरी की। तो बी सी ई प्लस लिखेंगे आप, बी सी ई प्लस एट्रीब्यूट्स जो हैं ये आपके की एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अगर आपने ये रूल्स अपने पास लिखे होंगे तो आप इजीली, यू कैन इजीली फाइंड व्हिच डिपेंडेंसी इज यूज्ड एंड नॉट। जी उसामा। सर जी मैंने जो किया था ना वो सबसे, जो ये ए बी सी डी लिखा हुआ ना, इसके ऊपर इसके सबसेट बना लिए थे सारे।
तो उनको चेक कर लिया था, अगर वो डिटरमन कर रहे हैं तो वो की बन गई थी, अगर नहीं कर रहे तो पहले सुपर की बनाई, फिर कैंडिडेट की बनाई, फिर प्राइमरी की बनाई, तो इस तरह कर सकते हैं। वो मैंने आपको जो शुरू में मेरे ख्याल से इस तरह ही करवाया था, मैंने आपको कहा था कि आप इसके सबसेट्स बना लें और इस तरह से कर लें, लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है कि कौन सा रूल का आप अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, आप जल्दी कर लेंगे उसको डिटरमिन, ठीक है। तो कोशिश करेंगे रूल्स के थ्रू करें उसको। अगर आप सबसेट्स बना लेते हैं तो वो आप जो है ना कहीं फंस गए तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपना कंप्लीट होमवर्क जो है वो आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाने हैं आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 9 कोर्ट जो है वाले भी वो सर? थोड़ा BCNF के रिलेटेड है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर आप ऑप्शनल हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ठीक है, वरना आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं ये अपलोड कर देता हूँ होमवर्क आज, तो आपने ये सॉल्व करने हैं जी स्टूडेंट्स। सो टाइम नमाज हो पढ़ाएं गया सर। आज। आज का लेक्चर जो है इतना ही था। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो चैप्टर है वो नॉर्मलाइजेशन का, वो यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम कुछ एडवांस एसक्यूएल के टॉपिक्स पे जाएंगे, और फिर हम ट्रांजैक्शन का चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो उसके बाद आपका कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। तो हमारे पास 6 मोर लेक्चर्स हैं, तो 2 लेक्चर जो है वो हम 4 लेक्चर्स एडवांस एसक्यूएल के ऊपर लगाएंगे और 2 लेक्चर जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाएंगे। तो आपका कोर्स जो है वो माइंड अप हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करवा दूंगा।